नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज हम सेशन नंबर 8 कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लास 8 है ये, जीके जीएस की एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 की सीरीज़ हम चला रहे हैं पीवीआईक्यू की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2022 तक के आपको सारे प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर 7 क्लासेज जो हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, योर जीके लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो वहाँ से आप आगे की 7 क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ये आज क्लास नंबर 8 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। एनटीपीसी की टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करेंगे। और ऐसे ही टॉपिक्स आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से इनको देखें। पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर पिन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लिंक से ना पहुँच पाएँ तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर योर जीके लाइब्रेरी टाइप करना, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, विनय पत्रिका की रचना किसने की, या फिर विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो ये हिंदी के महान संत कवि तुलसीदास जी की रचना है। हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। हिंदी साहित्य के अंदर था भक्तिकाल। भक्तिकाल की 2 शाखाएं थी, एक थी राम भक्ति शाखा, एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो अगर सूरदास जी पूछें तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हो जाएंगे, और राम भक्ति शाखा से संबंधित हो जाएंगे तुलसीदास जी। याद रखना है। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो रामचरितमानस की जो रचना है, रामचरितमानस की जो इनका लोक साहित्य है, इसकी रचना इन्होंने की थी 1574 में। ये इसका सन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, और विनय पत्रिका की रचना कब की थी, तो विनय पत्रिका की रचना की थी इन्होंने 1582 में, 1582 में। विनय पत्रिका के साथ ही 1582 में इन्होंने जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भी रचना की। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। तो कौन कौन सी रचनाएं बता दी मैंने आपको, विनय पत्रिका बता दी, रामचरितमानस बता दिया, जानकी मंगल बता दी और पार्वती मंगल बता दी। इसके अलावा 1582 में ही इन्होंने रामलला नेहचू की जो है रचना की। और इसके बाद 2 रचनाएं और याद कर लीजिए कौन कौन सी। एक हो जाएगी कवितावली और एक हो जाएगी आपकी बरवय रामायण। ये दोनों भी पूछी जाती हैं, और इन दोनों की रचना की इन्होंने 1612 में। कवितावली और बरवय रामायण 1612, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका 1582। ठीक है, दोहावली 1583, 1583। इसके बाद रामचरितमानस 1574, 1574। रामचरितमानस का डेट जरूर याद रखें, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद एक चीज़ और पूछ ली जाती है, तुलसीदास जी की मृत्यु पूछी जाती है। तो जन्म और मृत्यु याद रख लें। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1568, 1568 विक्रमी संवत में। ये संवत दिया है। ठीक है, अगर सन पूछे तो 1511 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1623, या फिर संवत 1623 ईस्वी हो जाएगी। और अगर संवत पूछे तो संवत 1680 हो जाएगी, विक्रमी संवत 1680। इनके नाम से एक दोहा भी प्रचलित है, क्या, संवत 1680 अस्सी गंग की तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है, तो संवत 1680 में और 80 गंग के तीर, मतलब 80 गंगा का जो घाट था वहाँ पर उन्होंने अपने जो देह का त्याग किया था, उनकी मृत्यु हुई थी। और 80 घाट कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो 80 घाट जो हो जाएगा ये आपका 80 घाट ये वाराणसी में स्थित हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के अंदर स्थित हो जाएगा 80 घाट, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके साथ ही तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है, याद रखिए। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। क्या, इनके गुरु थे नरहरि दास, ये इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं। तो दिगंबर जैन संप्रदाय आप सभी जानते हैं, जो जैन संप्रदाय था वो 300 ईसा पूर्व में 2 भागों में बट गया। सॉरी, 300 ईसा पूर्व नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, जो 300 ईसा पूर्व था, तो 300 ईसा पूर्व के अंदर मगध राज्य में जहाँ पर ये जैन अनुयायी रहते थे वहाँ पर अकाल पड़ा। तो एक भीषण अकाल के कारण लगभग 12 वर्षों तक ही अकाल पड़ा। तो भीषण अकाल की वजह से यहाँ पर जो भद्रबाहु थे वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ साउथ चले गए। कहाँ, कर्नाटक का रुख कर लिया इन्होंने, और लगभग 12 वर्षों तक यहाँ पर रहे। और यहाँ पर मगध पर बच गए कुछ और अनुयायी। ठीक है, तो जब ये 12 वर्ष बाद वापस आए तो इन्होंने देखा कि
हमारा जो जैन धर्म है तो उससे ये कुछ इनका मतभेद हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो अनुयायी रह रहे थे जैन धर्म के मगध के अंदर, उनसे इनका हो गया मतभेद। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको फिर जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर लिया। जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स कहलाए, जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते हैं, वो भद्रबाहु के फॉलोअर्स हैं और उनको क्या कहते हैं, दिगंबर जैन। इसके बाद जो दूसरी शाखा बढ़ गई वो बन गई श्वेतांबर की, जो वस्त्र धारण किए रहते हैं सफ़ेद कलर के, वो बन गए श्वेतांबर, और वो स्थूल भद्र के फॉलोअर्स कहलाए। किसके? स्थूल भद्र के। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के। और दिगंबर जैन किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। क्लियर है, याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के अंदर ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। गौतम बुद्ध का गृह को त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा इनका प्रथम उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इनकी मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहते हैं। तो याद रखें, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए किया गया है, चंद्रगुप्त के लिए, ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन हुआ 1962 में, और इसका गठन परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वाधान में किया गया था, ठीक है। 1962 में इसके साथ ही एक चीज़ और की गई थी, क्या? इसी वर्ष केरल के थुम्बा में विश्वतरीय रॉकेट केंद्र स्थापित किया गया था, और ये भारत का पहला रॉकेट केंद्र था जो कि थुम्बा में स्थापित किया गया। तो आपसे पूछा जाता है थुम्बा कहाँ पर है? केरल में है। रॉकेट केंद्र कहाँ पर था भारत का पहला? थुम्बा में था। ये प्रश्न भी पूछा गया था और इसी वर्ष पूछा गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहली चीज़ 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति आई। इसके बाद इसरो की स्थापना हुई, और इसरो की स्थापना की डेट तो सबको याद होगी, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हो गई। इसके बाद तीसरी चीज़ याद रखनी है 1972 के अंदर 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई, और अंतरिक्ष विभाग को 1972 में ही इसरो में सम्मिलित कर दिया गया। तो इसरो और अंतरिक्ष विभाग साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं वो संसद को दी गई हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई थी? किस देश के संविधान से ली गई थी अवशिष्ट शक्तियाँ? ये आप सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। तो आपको दो जो राज्य हैं उनके बीच की संयुक्त जल परियोजनाओं के नाम पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा नंदा देवी, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? तो भारत का जो पहला रॉकेट था ये थुम्बा से छोड़ा गया था। थुम्बा में ही स्थापना की गई थी रॉकेट केंद्र की, ठीक है, कब? 1962 में। और थुम्बा कहाँ पर है? केरल में। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये कहाँ से लिए गए थे? आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसके अलावा और चीज़ें भी पूछी जाती हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, कहाँ से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस के संविधान से, ठीक है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और मैंने आपसे पूछा अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं कहाँ से ली गई थी? पूछा था ना, तो ये ली गई थी कहाँ से? ये कनाडा से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, बनमाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 में खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले, और यह स्थल भारत के किस राज्य में? आपसे पूछा गया है। तो ये स्थल जो है ये हरियाणा हिसार में स्थित हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई हुई इसमें बहुत सारे स्थल मिले, और ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो कौन सा कहाँ है ये पूछा जाता है, और किस नदी के किनारे ये भी पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा, और भोगबा नदी के किनारे स्थित ये पूछा जाता है। इसके बाद मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। फिर कालीबंगा पूछा जाता है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित हो जाएगा, और सिंधु नदी के किनारे है ये भी, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है क्या? रोपण भी याद कर लें। रोपण कहाँ पर है? रोपण पंजाब में स्थित हो जाएगा, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिर धौलावीरा भी पूछ लीजिए, धौलावीरा भी याद कर लीजिए। धौलावीरा जो है धौलावीरा गुजरात राज्य के अंदर स्थित हो जाएगा, और लूनी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसके बाद चन्हुदड़ो
चन्हू कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। तो पाकिस्तान के दो याद रखना है, मोहनजोदड़ो और चन्हू दोनों पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है लेकिन सिंधु नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा भी गुजरात में है लेकिन लूनी नदी के किनारे है। और रोपण पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। और बनमाली कहाँ पर है? हरियाणा हिसार में है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है कंक्रीट को क्योरिंग करना। कंक्रीट की क्योरिंग करना कहलाती है। नेक्स्ट है, नासिक के जैक्शन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो ये थे अनंत कन्हेरे। ये उस समय का करंट अफेयर था जो कि पूछा गया था, ये आपको याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट है, नाक, कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है या फिर किस दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करता है? तो इस यंत्र में लगा होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती हैं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता है ऋग्वेद के अंदर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि एस्केप का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पर है? ये बैंकॉक में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के में जो विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण है कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसकी रिसेंट में गवर्नर हो जाएंगे, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोलेजन किसका मुख्य घटक है? तो ये स्किन का, यानी कि आपकी जो त्वचा होती है उसका मुख्य घटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होता है? तो जो मीथेन गैस होती है वो वायु से मिल जाती है, तो इससे के कारण खानों के अंदर विस्फोट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा गया, तो याद रखना है आपको। और गाइज, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चंस का सेशन था। आज के लिए इतना ही। एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम। आसानी से बने रहे हमारे साथ आगे के सेशन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और फॉर मोर अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा को, टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर फॉलो कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो की PDF अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, तो जरूर से फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।